हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले मैंने आदिकाल की बात की थी, भक्ति काल की, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंद्र युग की बात करते हैं। भारतेंद्र युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र और उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमाशुवर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुर, प्रेम प्रलाह, गीत गोविंद, प्रेम फुलवारी, वर्षा, विनोद, विनय प्रेम, 50 आदि। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला आदि। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है मन की लहर, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली आदि। अंबिका दत्त व्यास हो होरी, सुरभि सतसई, पावस पचासा आदि। अब द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास, रस कलश, चुपते चौपदे, चौखे चौपदे, वैदेही बदमाश, वैदेही वनवास, पद्मा प्रसून, मैथिली शरण गुप्त की जयद्रथ वध, जय भारत, भारत भारती, विष्णुप्रिया, पंचवटी, द्वापर, साकेत, यशोधरा। जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख रचनाएं उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, हिडोला। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हिम किरीटिनी, माता, हिम तरंगणी, समर्पण, युगचारण आदि। माखनलाल चतुर्वेदी जी की उसके बाद में सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं मौर्य विजय, बापू, दूरबादल, अनाथ, पाथे, मृणमयी, विषाद, आर्द्रा। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं मिलन, स्वप्न, मानसी, पथिक। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कुमकुम, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, हम विश्व पाई जन्म के, अपलक, क्वास, रश्मि रेखा। सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा, मुकुल, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, करुणा, कादम्बनी, प्रेम पचीसी, कृष्ण क्रंदन, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय वीणा। अब बात करते हैं छायावादी युग की प्रमुख रचनाओं की बात। द्विवेदी युग के बाद में छायावाद का युग आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक भी माना है। छायावादी कवियों को काव्य की अनुभूति और चिंतन की प्रधानता भी रही है। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों में प्रसाद जी अर्थात जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का नाम उल्लेखनीय आता है। छायावाद प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कवियों में जयशंकर प्रसाद, उनकी प्रमुख रचनाएं झरना, कामायनी, आंसू, लहर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। सुमित्रा नंदन पंत ग्रंथ, वीणा, उच्छ्वास, गुंजन, पल्लव। महादेवी वर्मा यामा, नीरजा, सांध्यगीत, निहार, रस में। प्रगतिवादी युग 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक के समय को प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में। प्रगति शब्द का अर्थ है आगे निरंतर बढ़ते रहना अर्थात विकास करते रहना, किंतु हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं लिया जाता है। उसमें हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी कविताएं मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित हों ऐसा लिया जाता है। सामान्यवादी या साम्यवादी विचारक समाज में एक रूपता स्थापित करना चाहते थे, जैसे शोषण की प्रक्रिया बंद हो जाए। समाज में जो उद्योगपति थे, पूंजीवादी थे, जमींदार थे, मिल मालिक थे, ये लोग गरीबों का हमेशा शोषण करते आ रहे थे। इसके विरुद्ध कदम उठाने का कार्य प्रगतिवादी युग के कवियों ने किया, जिसमें मजदूरों का जो शोषण कर रहे हैं। प्रगतिवादी कविताएं शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाती रहती थी सदैव से। इस प्रकार की कविताओं को ही प्रगतिवादी कवि
कहे जाते हैं। प्रगतिवादी प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। प्रमुख रच केदारनाथ अग्रवाल, उनकी रचना है अपूर्वा। फूल नहीं रंग बोलते हैं नींद के बादल, युग की गंगा, आग का आईना समय समय पर। त्रिलोचन जी की मैं उस जनपद का कवि हूँ, धरती मिट्टी की बारात। रंग बैरागे अजय खंडहर, राह के दीपक, मेधावी पांचाली, शिवमंगल सिंह सुमन। वाणी की व्यथा पर आंखें नहीं भरी, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया हिलोला। नागार्जुन की बात करते हैं तो नागार्जुन जी युगधारा, तुमने कहा था, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर। उसके बाद में प्रयोगवाद युग आता है 1943 से 1953 तक। हिंदी काव्य को में प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से ही हुआ है। कवियों ने काव्य में अनेक प्रयोग करने शुरू कर दिए। नए नए काव्य उपमानों का जन्म हुआ। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को कवियों ने स्थान दिया। दमित काम वासना का चित्रण काव्य में होने लगा। आगे के संपादकत्व में सन 1943 में ताड़ सप्तक का प्रकाशन हुआ। प्रयोगवादी काव्य का आरंभ ताड़ सप्तक से ही माना जाता है। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। कवियों के नाम इस प्रकार हैं: नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के, रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तबोध, प्रभाकर माचवे। दूसरा सप्तक उसके बाद में संपादित होता है, 1951 में प्रकाशित हुआ। इस सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें इस प्रकार हैं: धर्मी भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, हरे नारायण व्यास, शकुंतला माथुर, रघुवीर सहाय। प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की आंगन के पारद्वार, सुनहले सहवाल, हरी घास पर क्षण भर, इत्तलम, असाध्य वीणा आदि। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाओं में खुशबू के शिलालेख, गीत फरोश आदि। धर्मेर भारती, कनुप्रिया, अंधायुग, ठंडा लोहा आदि। गिरिजा कुमार माथुर जी की धूप के धान, साक्षी बने रहे वर्तमान, शिलापंख, चमकीले आदि। अब चर्चा करते हैं नई कविता की। 1953 में से आज तक की जो रचनाएं हुई उनको नई कविता के अंतर्गत रखा जा रहा है। हिंदी की नई कविता की पूर्व परंपरागत कवियों से भिन्नता दिखाई देने लगी। कवियों में नए नए उपमानों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। नवीन काव्य शैलियों का विकास हुआ। बौद्धिकता और मुक्त यथार्थवाद की कविताओं को नए नयापन बन गया। नई कविता में लघुमानों के महत्व को दर्शाया भी गया। नई कविता में प्रचार प्रसार के प्रतीक पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। नई कविता को अनेक पत्रिकाओं के माध्यम से बढ़ाया जाने लगा। कल्पना का दृष्टिकोण, निकट और पाटल आदि। नई कविताओं के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं: कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुआनो नदी, जंगल का दर्द, घुंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां। दुष्यंत कुमार की साये में धूप, सूर्य का स्वागत, जलते हुए पवन का वसंत आदि। अजित कुमार अकेले कंठ की पुकार, अंकित होने दो। लक्ष्मीकांत वर्मा तीसरा पक्ष, अतुकांत। जगदीश चंद्र गुप्त की बोधि वृक्ष, संभोग, शब्ददंश, नाव के पांव, गोपा गौतम। अब काव्य के प्रकारों की चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं काव्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य उस काव्य को कहते हैं जो कानों से सुना जाता है। दृश्य काव्य उस काव्य को कहते हैं जो अभिनय के द्वारा या मंचन के द्वारा देखा जाता है और सुना भी जाता है, जिसका संबंध रंगमंच से लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं नाटक है, एकांकी है। वर्तमान समय की बात करते हैं फिल्में हैं, टीवी पे आप कार्यक्रम देखते हैं, वो है। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत खंड काव्य, महाकाव्य, आख्यानक, गीतियाँ आती हैं।
अब हम चर्चा करेंगे मुक्तक काव्य के कितने भेद होते हैं। मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं। पहला है पाठ्य मुक्तक, दूसरा है गेय मुक्तक। प्रबंध काव्य पूर्ण स्थान रखता है, इसमें कोई भेद नहीं जिसका विवरण निम्नलिखित रूप से दिया जा रहा है। महाकाव्य। अब हम बात करते हैं महाकाव्य की। प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य वह अंग होता है जिसमें नायक का संपूर्ण जीवन का चरित्र होता है। महानायक की कथा इस प्रकार सिद्ध होती है कि वो महानायक के गुणों से परिपूर्ण दिखाई दे, जिसके चरित्र की आभा मंडल इस प्रकार होता है कि पात्रों के बीच में उसका अद्वितीय स्थान हो, जिसमें श्रृंगार, वीर, शांत रस में से कोई एक प्रमुख रस होना अनिवार्य था। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है तथा कम से कम महाकाव्य में 8 सर्ग होने चाहिए। आधुनिक काव्यों में महाकाव्य के प्राचीनतम प्रतिमानों में परिवर्तन हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महाकाव्य के प्राचीन लक्षणों में इतिहास पुरुष तथा महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही काव्यों की रचना होती रहती थी। बहुत ऐसे नायक हुए हैं। आधुनिक युग में अनेक ऐसे महाकाव्य लिखे गए हिंदी साहित्य में कि प्रमुख महाकाव्यों में आते हैं रामचरितमानस, कामायनी, उर्वशी, प्रेमप्रवास, साकेत आदि। खंड काव्य। जहाँ महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का चरित्र होता है, वहीं खंड काव्य में नायक के किसी एक ही पक्ष अथवा रूप का चित्रण होता है। खंड काव्य की कथा अपने आप में परिपूर्ण होती है। हिंदी के प्रमुख खंड काव्य हैं हल्दी घाटी, पंचवटी, सुदामा चरित, जयद्रथ वध, गंगा अवतरण, द्वापर आदि। आख्यानक नीतियाँ। आख्यानक गीतियाँ में क्या है, जब किसी कहानी को पदबद्ध किया जाता है तो इसे आख्यानक गीतिका या गीति कहते हैं। इसमें नायक के वीरता, शौर्य, पराक्रम, प्रेम, करुणा आदि के माध्यम से कथा कही जाती है। रंग में भंग, झांसी की रानी आदि आख्यानक गीतियाँ हैं। धन्यवाद।